नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग टीजीटी पीजीटी 2021 के लिए इतिहास का 6वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इसके पहले हम आपको बता दें कि इतिहास विषय की 5 प्रैक्टिस सेट जो है अपलोड हो चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। इसी तरह आपको नागरिक शास्त्र का भी मिल जाएगा प्रैक्टिस सेट और भूगोल का भी प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो जो लोग नागरिक शास्त्र, इतिहास और भूगोल यानी कि एसएसटी के पार्ट से जो है टीजीटी का एग्ज़ाम जो है देने जा रहे हैं उनके लिए प्रैक्टिस सेट काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपको हमारे चैनल पे इन सभी का वीडियो मिल जाएगा। यदि वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक सूचना है आप लोगों के लिए, जो लोग अनअकैडमी पे यूपीपीएससी या यूपी ट्रिपल एस सी या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या अनअकैडमी पे से जुड़ना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी में बहुत जल्दी प्राइस हाइक होने वाला है, यानी कि इसके फीस में जो है आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लेकिन अभी फ़िलहाल आपको करेंट रेट में ही सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन लेने के समय हमारा ये रेफरल कोड जरूर यूज कीजिएगा, एग्जाम लर्नर, जिससे आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। तो यदि आप सोच रहे हैं सब्सक्रिप्शन लेने के लिए किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी के लिए तो आप जो है अनअकैडमी से जुड़ के आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं और आप आसानी से एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए जो है शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है इतिहास का, मुगल शासन के अंतर्गत मीर बख्शी का कार्य था। 4 विकल्प है, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो मीर बख्शी का कार्य था सैन्य प्रशासन, सी विकल्प सही हो जाएगा। मुगल प्रशासन में मीर बख्शी ये सैन्य विभाग का प्रधान था। वह मनसबदारों की सूची रखता था, उनकी पदोन्नति तथा अन्य बातों की सिफारिश वह बादशाह के समक्ष रखता था। सैनिकों की भर्ती हो गया, वेतन, उनके अस्त्र शस्त्र की व्यवस्था तथा सैनिक ड्रिल के समय उनके निरीक्षण का कार्य उसके अंतर्गत आते थे और उसका एक सैन्य मंत्रालय ही था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाए कि मुगल शासन के अंतर्गत मीर बख्शी का कार्य क्या था, तो सैन्य प्रशासन, सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपसे जो है पूछा गया कौन सा युग में जो है सही सुमेलित है। तो सबसे पहला दिया गया पानीपत का द्वितीय युद्ध, अकबर बनाम इब्राहिम लोदी। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है आपका यहाँ गलत दिया गया है। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर बनाम हेमू हुआ था ये, और यह हुआ था आपका पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है 5 नवंबर 1556 को पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। पानीपत के कुल 3 युद्ध हुए थे। पहला जो हुआ था वह आपका 1526 में हुआ था। डेट यदि पूछा जाए तो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को जो कि अकबर बनाम जो है हेमू के बीच हुआ था। और तीसरा युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 को, जो कि मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच ये युद्ध हुआ था, जिसमें मराठों की हार हुई थी। तो पानीपत के कुल 3 युद्ध हुए थे। तो यहाँ पे जो पहला दिया गया है पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर बनाम इब्राहिम लोदी, गलत है। दूसरा हल्दी घाटी का युद्ध अकबर बनाम राणा उदय सिंह दिया गया है, ये भी आपका गलत है। हल्दी घाटी का युद्ध आपका हुआ था 18 जून 1576 को। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। यह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच यह युद्ध हुआ था। तो आपका बी भी गलत है। सी है धर्मत का युद्ध औरंगजेब बनाम दारा के बीच। तो धर्मत का युद्ध हुआ था औरंगजेब बनाम दारा के बीच और यह हुआ था 15 अप्रैल 1658 को। तो जो है आपका यहाँ पे सी ऑप्शन जो है सही है, औरंगजेब बनाम दारा के बीच जो है ये आपका सही सुमेलित है। फिर डी दिया गया है सामूगढ़ का युद्ध औरंगजेब बनाम सुजा के बीच, तो ये भी आपका गलत है। सामूगढ़ का युद्ध हुआ था, ये भी आपका 1658 में ही हुआ था और ये औरंगजेब बनाम सुजा नहीं बल्कि दारा के बीच ये युद्ध हुआ था, सामूगढ़ का युद्ध। तो धर्मत का और सामूगढ़ का दोनों औरंगजेब और दारा के बीच युद्ध हुआ था। सन जरूर याद रखिएगा आप लोग। तो केवल जो है आपका यहाँ पे क्या सी ऑप्शन सही सुमेलित है, बाकी जो है गलत हैं।
अगला क्वेश्चन अब आपका सूची 1 की राजस्व संबंधी शब्दावलियों को सूची 2 के अर्थबोधनों के साथ सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सबसे पहला दिया गया पट्टा। पट्टा का संबंध हो जाएगा यहाँ गांव अथवा व्यक्ति विशेष पर भू राजस्व मांग निर्धारण संबंधी प्रपत्र। पट्टा तथा कबूलियत आपको बता दें, इसकी शुरुआत शेरशाह सूरी ने की थी और राज्य किसान को जो भूमि देता था उसका विवरण और दस्तावेज में लिखा होता था, जिसे पट्टा कहा जाता था। तो यहाँ पे ए का हो जाएगा तीसरा। फिर है कबूलियत, यानी कि जिसे पट्टा कहा जाता था और किसान उस भूमि पर कितना लगान देगा उसे कबूलियत कहा गया। तो यहाँ पे कबूलियत का संबंध हो जाएगा स्वीकार्यता पत्र से, यानी कि बी का 1 हो जाएगा। फिर है तस्खीस। तस्खीस से राजस्व आकलन किया जाता था, तो यहाँ पे सी का हो जाएगा चौथा। और तहसील, तहसील से फसल संग्रह का संबंध हो जाएगा, तो डी का हो जाएगा दूसरा, यानी कि 3 1 4 2 जिस ऑप्शन में होगा वो सही हो जाएगा। यहाँ पे 3 1 4 2 आप देख सकते हैं कि विकल्प बी सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों से सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रथम सूची राजवंश दी गई है और दूसरी सूची है दक्कन की सल्तनत। तो सबसे पहला है आदिल शाही। आदिल शाही का संबंध हो जाएगा बीजापुर से, यानी कि ए का पहला। फिर है कुतुब शाही, इसका संबंध हो जाएगा गोलकुंडा से, बी का दूसरा। फिर है इमाद शाही, इमाद शाही का संबंध हो जाएगा बरार से, सी का तीसरा। और निजाम शाही का संबंध हो जाएगा अहमदनगर से, यानी कि 1 2 3 4 जिस ऑप्शन में होगा वह सही होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है संस्कृत स्रोतों से संग्रहित तिब्ब-ए-सिकंदरी का विषय क्या था? तो यह था आयुर्विज्ञान, सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। यहाँ सिकंदर लोदी के वजीर मियाँ भुआ द्वारा संस्कृत से फारसी में अनुवाद की गई पुस्तक है जिसका नाम है तिब्ब-ए-सिकंदरी, या इसे याद नुस्खा फियाए सिकंदरी भी कहा जाता था। यह चिकित्सा शास्त्र एवं आयुर्विज्ञान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन अलाउद्दीन खिलजी के गल्ला बाजार का प्रथम अधिनियम संबंधित था, तो यह था सभी प्रकार के गल्लों का भाव निश्चित करने से, बी विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए एवं नीचे दिए गए कोड के आधार पर उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला जो दिया गया है यहाँ पे बाजार कीमतों में सुधार, फिर है पृथ्वीराज चौहान की पराजय, फिर है राजधानी स्थानांतरण, फिर है कुतुब मीनार का निर्माण। तो कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे होगा पृथ्वीराज चौहान की पराजय। सल्तनत काल की प्रमुख घटनाओं का ये जो है विवरण है, इसमें 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के साथ युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी 1192 ईस्वी में। तो सबसे पहले हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान की पराजय, यानी कि ख हो जाएगा सबसे पहले। उसके बाद जो है इल्तुतमिश के समय में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था, तो उसके बाद हो जाएगा आपका यहाँ पे घ होगा, ख के बाद घ। फिर जो है आपका अलाउद्दीन खिलजी ने विशाल सैन्य व्यवस्था बनाए रखने के लिए बाजार कीमतों में सुधार किया, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा तीसरे नंबर पर हो जाएगा बाजार कीमतों में सुधार, यानी कि क हो जाएगा। और लास्ट में हो जाएगा राजधानी स्थानांतरण, यानी कि ग सबसे लास्ट में होगा। तो 1327 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक अपनी राजधानी व दौलताबाद से, जो कि पुराना नाम देवगिरी था, दिल्ली से दौलताबाद वह ले गया था। तो सबसे पहले ख होगा, फिर घ होगा, फिर क, फिर ग, यानी कि डी ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला दिया गया है तैमूर का आक्रमण, फिर है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, बाजार नियंत्रण नीति, मलिक छज्जू का विद्रोह। तो यदि देखा जाए यहाँ पे तैमूर का आक्रमण हुआ था 1398 ईस्वी में। फिर है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, ये आपका 1328 से लेके 1330 ईस्वी में हुआ। बाजार नियंत्रण नीति लागू हुई थी 1296 से 1316 के बीच, और मलिक छज्जू का विद्रोह हुआ था आपका ये 1290 ईस्वी में। तो सही काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है
यहाँ पे जो सही हो जाएगा आपका, सबसे पहले हो जाएगा मलिक छज्जू का विद्रोह, फिर हो जाएगा बाजार नियंत्रण नीति, फिर हो जाएगा आपका यहाँ पे सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, फिर होगा तैमूर का आक्रमण। यानी कि 4 3 2 1 सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित है? तो यहाँ पे पहला जो दिया गया इब्न बतूता किताबुल रेहला, ये आपका सही सुमेलित है। इब्न बतूता ने किताबुल रेहला लिखा, जो कि आपका ये सही मिलान है। और मिनहाज ने लिखा था तबकाते नासिरी, मिनहाज उस सिराज, यहाँ दिया गया जियाउद्दीन बर्नी, इसलिए गलत हो जाएगा आपका। फिर है यहाँ पे अबुल फजल मुंतखाब उत तवारीख, तो आपको बता दें कि बदायूनी ने ये लिखा था मुंतखाब उत तवारीख। और जो डी ऑप्शन दिया गया ये भी आपका गलत है, दारा सिकोह द्वारा लिखा गया शाहजहाँनामा, जो कि गलत है। तो शाहजहाँनामा लिखा गया था इनायत खां के द्वारा। किसके द्वारा? तो इनायत खां के द्वारा ये लिखा गया था। तो केवल सही मिलान जो है वह ए ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, घोड़े की नाल का तीर को पहली बार कहाँ पेश किया गया था? तो ये अलाई दरवाजा में, डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। एक तरफ लेखक दिया गया है, दूसरी तरफ ग्रंथ दिया गया है। तो सबसे पहला है याहिया बिन अहमद सरहिंदी, तो इसका संबंध हो जाएगा तारीख़ मुबारक शाही से, यानी कि एक का चौथा हो जाएगा। फिर है अब्दुल्ला का संबंध हो जाएगा तारीख़ दाऊदी से, तो बी का हो जाएगा यहाँ पे तीसरा। फिर है ईसामी का संबंध होगा फुतूह उस सलातीन से, तो यहाँ पे सी का हो जाएगा दूसरा। और लास्ट में बचा अहमद यादगार, तो इनका संबंध हो जाएगा तारीख़ सलातीन अफ़गाना से, यानी कि 4 का पहला। 4 3 2 1 4 3 2 1 आप देख सकते हैं, बी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, अपने वाहन वृषभ के साथ शिव का मूर्त रूप में अंकन सर्वप्रथम सिक्कों पर मिलता है किसके? तो यह मिलता है हुविस्क के सिक्कों पर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हुविस्क एक कुषाण वंश का शासक था और हुविस्क के सिक्कों पर शिव, स्कंद तथा विष्णु आदि देवताओं की आकृतियां उत्कीर्ण मिलती हैं। कुषाण शासकों में विम कटफिसेस, जो कि शैव से संबंधित था, शैव धर्म से। कनिष्क जो है वह बौद्ध धर्म से संबंधित था, और हुविस्क जो था ये भी आपका बौद्ध धर्म से ही संबंधित था। वासुदेव जो है ये शैव और वैष्णव दोनों से संबंधित थे वासुदेव, जो कि ये कुषाण वंश के शासक थे सभी। तो यहाँ पे पूछा गया, अपने वाहन वृषभ के साथ शिव का मूर्त रूप में अंकन सर्वप्रथम सिक्कों पर मिलता है किसके? तो हुविस्क, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उत्खनन स्थलों में से कहाँ से दक्षिण भारत और रोमन जगत के बीच व्यापारिक संबंधों के साक्ष्य मिले हैं? तो यह है आरिका मेडू से, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ दिया गया दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश, और दूसरी तरफ है उनके राज्य। तो कोड के माध्यम से बताना है कौन सा विकल्प आपका सही होगा। तो सबसे पहला है धनंजय का संबंध हो जाएगा कुस्थलपुर से, यानी कि ये का तीसरा। फिर है नीलराज, इनका संबंध हो जाएगा अवमुक्त से, बी का तो पहला। फिर है उग्रसेन, इनका संबंध हो जाएगा पालक से, सी का चौथा। और डी है विष्णुगोप, इनका संबंध हो जाएगा कांची से, डी का दूसरा। 3 1 4 2 3 1 4 2 आप देख सकते हैं, बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस कवि ने अपने को कलिकाल वाल्मीकि कहा है? तो ये थे संध्याकर नंदी, डी विकल्प सही हो जाएगा। संध्याकर नंदी पालवंशी शासक रामपाल के शासनकाल में थे, जो कि पाल वंश का यह अंतिम शासक था। संध्याकर नंदी को कालिकाल वाल्मीकि कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध रचना है रामपाल चरित, प्रसिद्ध रचना इनका है रामपाल चरित। तो यहाँ पे डी विकल्प सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। मिलान करने वाले प्रश्न इसमें ज़्यादा हैं, तो एक तरफ पुस्तक है, दूसरी तरफ लेखक, और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा यहाँ। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला है काव्यदर्श के लेखक हैं दंडी, यानी कि ये का हो जाएगा चौथा। फिर है अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि, बी का हो जाएगा तीसरा। फिर है महाभाष्य, इनके लेखक हैं पतंजलि,
सी का हो जाएगा दूसरा, और तंत्र लोक के लेखक हैं अभिनव गुप्त, तो डी का हो जाएगा पहला। 4-3-2-1, 4-3-2-1 का आप देख सकते हैं कि विकल्प जो सही होगा यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ भी मिलान करना है। एक तरफ कवि दिया गया है, दूसरी तरफ उनकी कृति दी गई है। तो सबसे पहले कवि हैं तुलसीदास। तो तुलसीदास जो है इनके द्वारा विनय पत्रिका लिखा गया है, एक हो जाएगा तीसरा। फिर है जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है उद्धव शतक, तो यहाँ पे आपका बी का हो जाएगा पहला। फिर है प्रेमचंद की रचना है गोदान, सी का हो जाएगा चौथा। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है उसने कहा था, तो डी का हो जाएगा दूसरा। 3-1-4-2 विकल्प जो सही होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ भी आपको जो है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। तो सबसे पहला है पीतल की बुद्ध मूर्ति जो है ये इसका संबंध हो जाएगा कांगड़ा से, ए का दूसरा। फिर है कांसे की बुद्ध मूर्ति का संबंध हो जाएगा सुल्तानगंज से, बी का चौथा। और बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति का संबंध हो जाएगा मानकुआर से, तो सी का तीसरा। और पार्श्वनाथ की मूर्ति का संबंध हो जाएगा भोजपुर से, डी का पहला। 2-4-3-1 का यहाँ देख सकते हैं आप, डी विकल्प सही हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन है ये भी आपका मिलान करने वाला ही क्वेश्चन है। एक तरफ मंदिर शैली है, दूसरी तरफ मंदिर का नाम दिया गया है। तो सबसे पहला है नागर मंदिर शैली का संबंध हो जाएगा सौनक या फिर नीलकंठ महादेव मंदिर से, ये का तीसरा। फिर है द्रविड़ मंदिर शैली का संबंध हो जाएगा एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर से, बी का चौथा। फिर है चालुक्य का संबंध होगा लक्कुड़ी का जैन मंदिर से, यानी कि सी का दूसरा। और विदेशी का संबंध हो जाएगा वह पहाड़पुर के मंदिर से, डी का हो जाएगा पहला। 3-4-2-1 आप देख सकते हैं विकल्प जो सही होगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक अलवार संत है? तो यह है आंडाल, बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अलवार ये वैष्णव पंथ के समर्थक एवं तमिल संत थे। इनका काल 6वीं से लेकर के 9वीं शताब्दी के बीच रहा। इनके पदों का संग्रह दिव्य प्रबंध कहलाता है, जो कि वेदों के तुल्य माना जाता है। अलवार संतों की संख्या टोटल 12 थी, जिसमें आंडाल एकमात्र महिला अलवार संत थी है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसका कथन है कि इतिहास अपने को दोहराता है, पहले त्रासदी के रूप में, दूसरी बार प्रहसन की तरह। तो यहाँ जो सही होगा बी ऑप्शन, मार्क्स ने कहा था। कार्ल मार्क्स का कथन है यह कि इतिहास अपने को दोहराता है और पहले त्रासदी के रूप में और दूसरी बार प्रहसन की तरह। अगला क्वेश्चन अधोलिखित में किसने भारत में सर्वप्रथम इक्तेदारी व्यवस्था शुरू किया था? तो ये मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी के द्वारा शुरू किया गया था। और 86 नंबर का क्वेश्चन जो यहाँ देख सकते हैं आप, मोहम्मद गोरी की भारत विजय तथा नव स्थापित तुर्की सल्तनत के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण किस ग्रंथ से मिलता है? तो यह मिलता है तबकात ए नासिरी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये मिनहाजुद्दीन सिराज की पुस्तक है तबकात ए नासिरी। इसमें मोहम्मद गोरी की भारत विजय तथा नव स्थापित तुर्की सल्तनत के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण दिया गया है। तो याद रखिएगा तबकात ए नासिरी पूछा जा सकता है किसके द्वारा लिखा गया है, तो मिनहाज उस सिराज के द्वारा ये लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। यहाँ तो एक तरफ राजवंश दिया गया है, दूसरी तरफ राजधानी दी गई है। तो गुजरात के जो है चालुक्य ये अनिलवाड़ थे, तो यहाँ पे ए का हो जाएगा दूसरा। फिर है चेद के कलचुरी, इनका संबंध हो जाएगा त्रिपुरी से, तो बी का हो जाएगा पहला। और मालवा के परमार का संबंध हो जाएगा यहाँ धारा से, सी का चौथा। और शाकंभरी के चाहमान का संबंध हो जाएगा अजमेर से, यानी कि डी का तीसरा। 2-1-4-3
2 1 4 3 बी विकल्प सही है यहाँ। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित चोल शासकों में से किसने राजकीय अभिलेखों के आरंभ में ऐतिहासिक भूमिका देने की प्रथा चलाई? तो ये राजराज के द्वारा चलाया गया, सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। और अगला क्वेश्चन है, संगम साहित्य में हमें किस लोकप्रिय चोल शासक का नाम प्राप्त होता है? तो यह करिकाल, ये विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। करिकाल प्रारंभिक चोल राजाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। इसने चोलों की तटीय राजधानी पुहार की स्थापना की तथा कावेरी नदी पर 160 किलोमीटर लंबी बांध बनवाया था। करिकाल 7 स्वरों का ज्ञाता तथा वैदिक धर्मानुयायी यह था। अगला जो क्वेश्चन है, चोलकालीन स्थानीय प्रशासन में सर्वसाधारण की सभा किसके अधीन होती थी? तो यह उर के अधीन होता था, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चोलकालीन शासन में ग्रामों में जो है मुख्यतः 2 प्रकार की संस्थाएं कार्यरत थीं। एक था उर और दूसरा था पहला जो था वह उर था और दूसरा सभा या महासभा। उर जो है ये सर्वसाधारण की संस्था थी, तो सर्वसाधारण की संस्था पूछा गया, उर हो जाएगा सही आंसर, डी ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन है, इनमें से किस चोल शासक की उपाधि गंगईकोंड थी? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, राजेंद्र प्रथम का। चोल वंश का ये सबसे महान शासक था राजेंद्र प्रथम। अपनी महान विजयों द्वारा उसने चोल साम्राज्य का विस्तार कर उसे दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बना दिया। उसने गंगईकोंड की जो है उपाधि धारण की तथा गंगईकोंड चोलपुरम नामक नगर की स्थापना भी की। यहीं पर उसने चोल गंगम नामक एक विशाल सरोवर का भी निर्माण करवाया है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ रचना दिया गया है, दूसरी तरफ विषय दिया गया है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो इसमें आप देख सकते हैं सी ऑप्शन में लीलावती जो दिया गया है वह नाटक दिया गया है यहाँ पे। तो लीलावती आपको बता दें कि भारतीय गणितज्ञ भास्कर द्वितीय द्वारा सन 1150 ईस्वी में संस्कृत में रचित गणित और खगोल शास्त्र का ये प्राचीन ग्रंथ है। साथ ही यह सिद्धांत शिरोमणि का एक अंग भी है। लीलावती में बीजगणित का विवेचन किया गया है और लीलावती ये भास्कराचार्य की पुत्री का नाम था। इस ग्रंथ की पाटी गणित यानी कि अंक गणित, बीज गणित और ज्यामिति के प्रश्न एवं उनके उत्तर हैं इसमें। तो सी ऑप्शन क्या है? सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं आपका। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन गुप्त शासक ने अश्वमेघ यज्ञ संपादित कराया था? तो वह था कुमार गुप्त प्रथम, सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। और अगला जो प्रश्न है, दरबार के नवरत्नों का संबंध किससे था? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ये ऑप्शन चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त वंश के सबसे महान शासक चंद्रगुप्त द्वितीय थे और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार को सुशोभित करने वाले नवरत्न थे। इनमें कालिदास का नाम सबसे प्रसिद्ध है। कालिदास कवि एवं नाटककार थे और नवरत्न में शामिल जो अन्य विद्वान हैं उनमें थे धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपर, बराहमिहिर तथा वररुच जैसे विद्वान इसमें शामिल थे। अगला जो प्रश्न है, अब सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कौन सा विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। तो प्रयाग शिलालेख का संबंध हो जाएगा समुद्रगुप्त से, ए का तीसरा। फिर है बिलसाड़ का संबंध हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम से, तो बी का पहला हो जाएगा। और भीतरी का संबंध हो जाएगा स्कंदगुप्त से, तो सी का चौथा। और मेहरौली का संबंध हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय से, डी का दूसरा। 3 1 4 2, 3 1 4 2 आप देख सकते हैं बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आरोहण क्रम की प्रशासनिक संरचना में किसका क्रम सही है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, स्थानीय होगा, फिर द्रोणमुख, फिर कावर्तिक, फिर संग्रहण। इस तरह के प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। मौर्य प्रशासन का ये स्तरीय खंड रूप है। इसमें जो है सबसे पहले तो साम्राज्य होता है, लेकिन ऑप्शन में है नहीं साम्राज्य। उसके बाद जो है प्रांत होता है, साम्राज्य के बाद प्रांत, प्रांत के बाद होता है आहार या विषय, प्रांत के बाद आहार होगा या फिर जो है विषय होगा। फिर होता है आपका स्थानीय। स्थानीय जो होता था वे 800 ग्रामों का समूह होता था। फिर द्रोणमुख ये 400 ग्रामों का समूह होता है। और फिर जो है खारवटिक या कावर्तिक कहा जाता है, ये 200 ग्रामों का समूह होता था। और फिर है संग्रहण, ये 100 ग्रामों का समूह होता था।
तो जो है यहाँ पे सी ऑप्शन आपका क्या है, सही क्रम में दिया गया। लेकिन याद रखिएगा, यदि प्रश्न में सबसे पहले साम्राज्य रहे, फिर प्रांत रहे, फिर जो है आहार या विषय रहे, उसके बाद जो है आपका स्थानीय, फिर द्रोणमुख, फिर कावर्तिक, फिर जो है संग्रहण होगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक के निम्न में से किस अभिलेख में ईशिला नामक नगर का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया सिद्धपुर अभिलेख में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अशोक के साम्राज्य के दक्षिणी भाग का एक प्रशासकीय केंद्र था? तो वह था सुवर्णगिरी। सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, जो कि आधुनिक नाम उसका पटना है, ये प्रशासन की सुविधा हेतु साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभक्त किया गया था। पूर्वी भाग की राजधानी तोसली थी, पश्चिमी भाग का उज्जैनी था, दक्षिणी भाग का था सुवर्णगिरी। तो यहाँ पे दक्षिणी भाग का पूछा गया है, सुवर्णगिरी हो जाएगा। और उत्तरी भाग की राजधानी जो थी वह थी तक्षशिला। तो याद रखिएगा, यदि पूछा जाए उत्तरी भाग की राजधानी तक्षशिला, पूर्वी भाग की राजधानी तोसली थी, और जो है पश्चिमी भाग की राजधानी थी उज्जैनी। अगला जो क्वेश्चन है, बिंदुसार की राज्यसभा में आने वाला सीरिया का राजदूत कौन था? तो वह था डाइमेकस। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग की अवधारणा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें प्रेक्षा शामिल नहीं है। सी विकल्प सही हो जाएगा। अर्थशास्त्र में सप्तांग की अवधारणा में प्रेक्षा ये आपका सम्मिलित नहीं है। सप्तांगों में है स्वामी, जो कि यहाँ दिया गया है, फिर अमात्य है, इसमें अमात्य हो जाएगा। राष्ट्र है, इसमें राष्ट्र हो गया, दुर्ग हो गया, उसके बाद मित्र है, इसमें बल है, कोश है। तो ये सभी जो है सप्तांग में शामिल है, प्रेक्षा इसमें शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने किसकी इच्छा को ध्यान में रखकर स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी? तो यहाँ पे डी विकल्प से हो, गौतमी प्रजापति की। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए जब राजगृह से चलकर लिच्छवियों की राजधानी वैशाली पहुँचे, यहाँ उन्होंने 5वां वर्ष काल बिताया था, और लिच्छवियों ने उनके निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया, और वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधु आम्रपाली उनकी शिष्या बनी, तथा उसने भिक्षु संघ के निवास के लिए अपनी आम्र वाटिका प्रदान कर दिया। इसी स्थान पर बुद्ध ने प्रथम बार जो है महिलाओं को भी अपने संघ में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की, तथा भिक्षुणियों का संघ स्थापित किया। संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला बुद्ध की सौतेली माता थीं प्रजापति गौतमी, जो राजा शुद्धोधन के मृत्यु के बाद कपिलवस्तु से चलकर वहाँ पहुँची थी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, कि बुद्ध ने किसकी इच्छा को ध्यान में रखकर स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी? तो गौतमी प्रजापति की। अगला क्वेश्चन है, शिव की प्राचीनतम लिंगोद्भव मूर्ति किस स्थान पर प्राप्त होती है? तो यह प्राप्त होता है गुडीमल्लम में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और अगला जो क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के शारीरिक अवशेषों पर निम्न स्थल पर शाकियों ने स्तूप बनवाया था जिसका समर्थन पुरातात्विक साक्ष्य करते हैं? तो यह होगा पिपराहवा। सी विकल्प सही हो जाएगा। पिपराहवा जो है ये उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में नौगढ़ से करीब 13 मील उत्तर की ओर नेपाल की सीमा से लगा हुआ पिपराहवा एक प्राचीन बौद्ध स्थल है। यहाँ से एक प्राचीन बौद्ध स्तूप तथा उसके भीतर रखी हुई बुद्ध की अस्थियों की जो है मंजूषा मिली है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, अभिधम्म पीठिका को किस परिषद द्वारा संगठित किया गया? तो ये किया गया था पाटलिपुत्र परिषद के द्वारा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजसूय से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन है? तो यह है यजुर्वेद में। बी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। और अगला जो क्वेश्चन है, बालखिल्य का संबंध किस वेद से है? तो यह हो जाएगा ऋग्वेद से। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, इसमें 10 मंडल हैं। यदि पूछा जाए ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं, और इसमें 1028 सूक्त हैं। और बालखिल्य का संबंध जो है ये आपका ऋग्वेद से है। ऋग्वेद की रचना आर्यों ने वैदिक काल में 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व में की थी, और इस समय शिक्षा का माध्यम मौखिक रूप था और वेदों को याद किया जाता था।
अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और अधोलिखित कथनों में से कौन से कथन सैंधव नगरों के संदर्भ में सत्य हैं, ये आपको बताना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो सही हो जाएगा आपका तीसरा और चौथा, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सैंधव नगरों के संदर्भ में जो सही कथन है तो उनमें आपका अनेक स्थलों से पक्की ईंट के प्रमाण मिले हैं और हड़प्पा में पक्की ईंट का पर्याप्त प्रयोग दिखाई पड़ता है, किंतु संभवतः यह यहाँ जो है प्रमुख रूप से प्रयुक्त नहीं हुई है। तो यह 3 और 4 सही है, बाकी पहला दूसरा यहाँ पे क्या है, ये गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पीय तौल का क्या अनुपात है? तो हड़प्पी तौल का अनुपात हो जाएगा 1:2:4:8, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के आधार पर जो है इसका मापन किया जाता था और हड़प्पा के लोगों को जो है फुट का भी ज्ञान था और सर्वेक्षण के लिए सीपी यंत्र का प्रयोग किया जाता था, जो कि लोथल और मोहनजोदड़ो दोनों जगह से मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में प्राप्त सबसे बड़ा हड़प्पीय स्थल है? तो वह राखीगढ़ी, डी विकल्प सही हो जाएगा। राखीगढ़ी ये जो है भारत में प्राप्त सबसे बड़ा हड़प्पीय स्थल है। धौलावीरा वर्तमान भारत में खोजे गए हड़प्पाकालीन 2 विशालतम नगरों में से एक है। इस श्रेणी में दूसरा विशालतम नगर हरियाणा में स्थित है और इसके उत्खननकर्ता रफ़ीक मुगल हैं और बनावली हरियाणा में स्थित है। इसके अतिरिक्त कालीबंगा ये राजस्थान में और लोथल जो है यह गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? तो यह संबंधित है आधि ऐतिहासिक काल से, बी विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पे इतिहास का विभाजन इतिहासकारों द्वारा 3 भागों में किया गया है। पहला तो प्रागैतिहासिक काल, उसका दूसरा आधि ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल के रूप में। तो प्रागैतिहासिक से तात्पर्य उस काल से है जब मनुष्य ने लिपि अथवा लेखन कला का विकास नहीं किया था। आधि इतिहास के अंतर्गत वे सभ्यताएं आती हैं जिसमें लिखित सामग्री तो मिलती है परंतु पढ़ी नहीं जा सकती, और जिस काल का इतिहास लिखित साक्ष्यों द्वारा विदित होता है उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो यहाँ पूछा गया सैंधव सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? तो यह आधि ऐतिहासिक काल से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में हड़प्पाकालीन अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं? तो यह तमिलनाडु, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता भारत की एक महत्वपूर्ण सभ्यता है जिसका उद्गम भारत के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ था और हड़प्पा सभ्यता का कोई स्थल दक्षिण भारत में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे तमिलनाडु में जो है हड़प्पाकालीन अवशेष प्राप्त नहीं हुए, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है किससे? तो यह संबंधित है उच्च पूर्व पाषाण काल से, सी विकल्प सही हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन है, हैंडेक्स, क्लीवर आदि उपकरण किस पाषाणकालीन परंपरा के परिचायक हैं? तो ये हैं निम्न पूरा पाषाण काल के, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला जो क्वेश्चन आपका सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। तो चलिए देखते हैं। पूरा पाषाण का संबंध हो जाएगा चिप्पड़ पाषाण उपकरण से, यानी कि ए का तीसरा। फिर है मध्य पाषाण काल का संबंध होगा लघु पाषाण उपकरण से, तो बी का हो जाएगा चौथा। और नव पाषाण का संबंध हो जाएगा घिसे पाषाण उपकरण से, तो सी का पहला। और डी बचा आपका उच्च पूरा पाषाण काल का संबंध हो जाएगा शैल चित्र से, यानी कि डी का दूसरा। 3-4-2 3-4-1-2 आप देख सकते हैं यहाँ पे, सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को भारतीय प्रागैतिहास का टेक्स्ट बुक कहा जाता है? तो यह बेलन घाटी को कहा जाता है। बेलन नदी घाटी जो कि टोंस नदी की सहायक नदी है, बेलन नदी, यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से निकलकर मिर्ज़ापुर जिले से होते हुए इलाहाबाद जिले में टोंस नदी से मिल जाती है। और यह घाटी जो है यह घाटी क्षेत्र पुरातात्विक खोज के लिए प्रसिद्ध है और इस घाटी क्षेत्र को भारतीय प्रागैतिहास का टेक्स्ट बुक भी कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, डोलमेंस, इस शब्द का तात्पर्य क्या है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 दिया गया है, तो आपको बताना है कौन सा सही होगा। यहाँ पे डोलमेंस के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, गड़े हुए मुर्दों पर निर्मित समाधियाँ। डोलमेन शब्द का तात्पर्य क्या है? तो गड़े हुए मुर्दों पर निर्मित समाधियों से। अगला क्वेश्चन है, संत नामदेव पेशे से एक थे?
तो ये थे दर्जी, ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और ये महाराष्ट्र में जो है भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये वारकरी संप्रदाय, कौन सा संप्रदाय, यदि पूछा जाए इनका संबंध किस संप्रदाय से है तो वारकरी संप्रदाय से ये संबंधित थे। और संत ज्ञानेश्वर जो है इनके गुरु थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में अंकित सत्यमेव जयते यहाँ से लिया गया है। तो ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से, सी विकल्प सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में अंकित सत्यमेव जयते, ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है सत्य ही जीतता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मकांडी वेद है? तो यह है यजुर्वेद, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यजुर्वेद एक कर्मकांडीय वेद है। इसमें विभिन्न यज्ञों से संबंधित अनुष्ठानों व विधियों का उल्लेख है और यह वेद गद्य एवं पद्य दोनों में रचित है। तो प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि कौन सा वेद है जो कि गद्य और पद्य दोनों में रचित है? तो वह है यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक लेख पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रमाणित व्याख्या देता है? तो वह है छांदोग्य उपनिषद, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसको जो है बनाने के पीछे की प्रेरणा ख्वाजा कुतुबउद्दीन बख्तियार काकी रहे हैं? तो यह था कुतुब मीनार, ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। दिल्ली स्थित कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखा गया था और इसे इल्तुतमिश द्वारा पूरा किया गया था। ऐबक ने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद के नाम पर जो है इसकी नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद संहिता की 1/4 ऋचाएँ किसको निर्देशित करती हैं? तो यह निर्देशित करती हैं इंद्र को, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इंद्र का उल्लेख ऋग्वेद में 250 बार हुआ है, अर्थात संहिता के लगभग 1/4 भाग में अकेले इंद्र का ही उल्लेख है। और अगला जो क्वेश्चन है, प्रांतीय स्वायत्तता कब प्रदान की गई थी? तो यहाँ पे जो सही होगा आपका सी विकल्प 1935 एडी में। 1935 एडी में भारत में प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई। और आपको बता दें कि संवैधानिक प्रस्तावों में भारतीय शासन अधिनियम 1935 जो है ये अंतिम था और इसकी सर्वप्रमुख विशेषता थी कि प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना, इसके तहत प्रांतों में दोहरे शासन का अंत और पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई थी। अगला जो क्वेश्चन है, 1909 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन किया गया? तो इसमें किया गया था मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधि और निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और अंतिम जो क्वेश्चन है ये आपका है, हड़प्पा संस्कृति स्थल धौलावीरा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात में, डी विकल्प सही हो जाएगा। गुजरात में स्थित धौलावीरा भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का संभवतः सबसे बड़ा नगर है और यह अन्य नगरों के विपरीत यानी कि 3 भागों दुर्ग, मध्यम नगर व निचला नगर में यह विभाजित है। आर.एस. बिष्ट ने 1990 से 91 में इसका उत्खनन कार्य कराया था। किसका? तो धौलावीरा का। पूछा गया किस राज्य में है? तो गुजरात हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है यहाँ। तो दोस्तों ये था आपका इतिहास का 6वां प्रैक्टिस सेट। इसके पहले 5 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए गए हैं। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।